तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को दिखाते हुए जो कि ऊटी के जंगलों में कैंपिंग करने आए हुए थे और रात को वो लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे जिसमें अली को अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का टास्क मिलता है। बट उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस देने के बहाने जंगल में लुका छुपी खेलने लगती है और तभी उस पर कोई इविल शक्ति हमला कर देती है। सीन कट होकर डॉक्टर अग्नि स्वरूप को दिखाते हैं जिसके पास पुलिस इंस्पेक्टर जाता है और वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि पुलिस को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जहां अली की गर्लफ्रेंड ने अचानक से अली पर ही हमला कर दिया था। तो प्रोफेसर अग्नि उसकी गर्लफ्रेंड निशा को देखने जाता है। उसको देखकर अग्नि को समझ आ जाता है कि निशा किसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो चुकी है, तभी कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अग्नि अली से कहता है अगर निशा को ठीक करना है तो मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ से निशा का बिहेवियर चेंज हुआ था। अली उन्हें अपने साथ जंगल में उसी स्पॉट पर लेकर जाता है जहाँ पर निशा पोजेस्ड हो गई थी। पर अग्नि इससे पहले उस स्पिरिट के बारे में कुछ जान पाता तब तक अली को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि निशा मर चुकी है और ये होता है इस मूवी का इंट्रो। सीन कट होकर मुंबई में जाता है जहां संजना और उसका पति आदित्य धनराज आदित्य की ऑफिस पार्टी में होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था पर हमें संजना कुछ परेशान सी नजर आती है क्योंकि पूरी पार्टी में संजना आदित्य से बात करना चाहती है पर आदित्य उसे इतनी बुरी तरीके से इग्नोर मारता है जैसे संजना का और उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। सबसे परेशान होकर संजना काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर आदित्य को खींचकर पार्टी से बाहर निकालती है जिस वजह से आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो संजना अकेले ही कार लेकर फुल स्पीड में निकल जाती है। वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही होती है। तभी अचानक से उसके कान में उसका कोई नाम लेता है, संजना। ये सुनकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में डॉक्टर आदित्य को बताता है फिलहाल संजना को कोई खास चोट नहीं लगी है पर इमोशनली आपको उसका बहुत केयर करना होगा ताकि वो स्लीपिंग पिल्स का फालतू इस्तेमाल ना कर सके। फिर आदित्य संजना के पास जाता है तो संजना डायरेक्ट उसको डाइवोर्स देने को बोलती है क्योंकि जिस आदित्य से वो प्यार करती थी वो आदित्य अब बदल चुका है। उसके लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वो अब बिल्कुल भी संजना को भाव ही नहीं देता। अब उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। ऐसे रिश्ते के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर आदित्य को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वो संजना से फिर से एक मौका मांगता है ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके और वो संजना को अपने साथ कहीं भी पिकनिक मनाने के लिए चलने के लिए बोलता है। तो संजना उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाती है और देश विदेश घूमने के बजाय वो उसे ऊटी चलने के लिए कहती है जहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे और जहाँ पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। तो संजना कहती है ऊटी से अच्छी जगह कोई और नहीं है जहाँ फिर से हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। दोनों फिर ऊटी के उसी घर में जाते हैं जहाँ दोनों पहले रहा करते थे। संजना पुराने कुछ मोमेंट्स को याद करती है पर फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ इनका रिश्ता कुछ भी खास रोमांटिक नहीं था। रात को संजना खिड़की से अंदर आती हुई ठंडी हवाओं का मजा ले रही थी पर तभी फिर से उसे किसी फीमेल आवाज में कोई उसका नाम लेते हुए सुनाई देता है। ये सुनकर संजना बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होकर आवाज की तरफ जंगल में पहुंच जाती है। धीरे धीरे वो जंगल में काफी अंदर पहुंच जाती है और अब वो आवाज काफी तेज किसी की चीखों में बदल जाती है। ये सुनकर संजना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर आदित्य आकर उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। संजना उसे सारी बात बताती है कि कोई लड़की वहां जंगल में बहुत ही ज्यादा दर्द में है और वो आवाज देकर बुला रही है और उसी की आवाज के पीछे वो वहां जंगल में पहुंची थी। पर आदित्य उसकी बात मानने से मना कर देता है और कहता है मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इस बात से एक बार फिर से संजना आदित्य से डिसअपॉइंट हो जाती है और सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे आदित्य अपने और संजना के पुराने दोस्तों से मिलने जाता है जो कि अजय और प्रिया होते हैं। आदित्य दोनों से अपने और संजना के रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उन दोनों से हेल्प मांगता है कि वो संजना को समझाए ताकि एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ सके, जिस पर वो दोनों भी आदित्य की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं संजना को दिखाते हैं जो कि अपने घर में गार्डनिंग कर रही होती है बट उसके साथ अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे रखा हुआ फावड़ा अपने आप ही गिरने लगता है। वो जितनी बार उसे उठाकर खड़ा करके रखती है वो उसके घूमते ही गिर जाता है। ये बात संजना को भी समझ नहीं आती कि ये बार बार अपने आप गिर कैसे रहा है। तभी घर के अंदर फोन बजता है तो वो उसे पिक करने चली जाती है। एज अ ऑडियंस हम फावड़े पर खून के निशान को देख पाते हैं। जब संजना कॉल उठाती है तो उसमें से भी उसे किसी लड़की की डरावनी चीखों की आवाज सुनाई देती है और तभी लाइट भी बहुत ज्यादा फ्लिकर करने लगती है और संजना और आदित्य की फोटो भी गिरकर टूट जाती है। ये सब देखकर संजना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके घर में एक नई नौकरानी आती है
तो संजना उससे अपने पुराने नौकर रॉबर्ट के बारे में पूछती है। तो वो नौकरानी बताती है कि वो पिछले 2 महीने से गायब है। रोबोट के बारे में पता करने के लिए संजना उसकी बीवी से मिलने जाती है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि रोबोट के गायब होने से पहले वो बहुत ही अजीब सी पागलों जैसी हरकतें करता था। वो उनके घर जाने से डरता था और हमेशा कहता रहता था कि कोई लड़की है जो उसके कान में चिल्लाती रहती है, उसकी चीखें उसे सुनाई देती थी, पर उसके अलावा किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो उन आवाज़ों से परेशान होकर कहीं भाग गया। तब से रोबोट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। नेक्स्ट सीन में संजना को उसके दोस्तों के साथ दिखाते हैं जो कि सारे मिलकर उन दोनों की रोमांटिक पिक्चर्स को चला रहे थे जिससे कि संजना का मूड चेंज हो जाए। तभी आदित्य भी उसे मनाने के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगता है जिसे सुनकर संजना अपने पुराने बीते हुए खूबसूरत पलों में लौट जाती है और आखिरकार संजना की नाराजगी खत्म हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जिस रिश्ते में प्यार हो वो भले ही किसी गलतफहमी की वजह से कमजोर हो जाए, पर दोनों में से कोई एक भी अगर गलती मानकर गलतफहमी को दूर करने के लिए सामने वाले को मनाए, प्यार का फिर से हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसी तरह दोनों रोमांटिक होकर रोमांस कर रहे थे। बुरी आत्मा थी जो कि ये सब देख रही थी और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी बहुत तेज हवा के साथ उनके घर का गेट खुल जाता है और संजना को इस बार गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और आदित्य को बताती है, पर एक बार फिर से आदित्य को कुछ सुनाई नहीं देता और वो कहता है कि ये बस गेट खुलने की आवाज़ थी, ना कि गोली चलने की। संजना को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सोने चली जाती है, पर आधी रात को फिर उसकी आँख खुलती है और उसे घर के अंदर से रोबोट की आवाज़ सुनाई देती है। जब रोबोट उसे देखता है तो वो बहुत रोने लगता है और कहता है वो मुझे पागल कर देगी, उसकी चीखें मुझे बहुत परेशान करती है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, ना मुझे ना आपको। ये सुनकर संजना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी फ्रेंड प्रिया से मिलती है और वो उसे सब कुछ इस बारे में बताती है। प्रिया कहती है कोई तुम्हारी बातों पर भरोसा करे या न करे, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। प्रिया उसे प्रोफेसर अग्नि स्वरूप से मिलवाती है। अग्नि संजना के घर का जायजा लेकर बताता है कि मुझे यहाँ किसी बुरी शक्ति के होने का अंदाजा तो हो रहा है, पर मैं श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह सकता। इसलिए वो संजना के घर में नींबू तंत्र मंत्र करके रख देता है और कहता है कि शाम तक अगर इस नींबू का कलर रेड हो गया तो जरूर इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। शाम को संजना नींबू को चेक करती है तो उसका रंग पूरी तरीके से लाल हो चुका था। ये देखकर संजना डर के मारे रोती पड़ती सीधा आदित्य के ऑफिस में उसकी मीटिंग के बीच में पहुंच जाती है और रोते चिल्लाते हुए सारी बात उसे बताती है, नींबू के लाल हो जाने के बारे में और घर में किसी भूत के होने के बारे में। आदित्य किसी तरीके से उसे चुप करवाता है और प्रोफेसर को पूरी पब्लिक में जाकर पीट देता है कि लड़कियों की नासमझी का फायदा उठाता है और उन्हें भूत पिशाच का बोलकर बेवकूफ बनाता है। किसी तरह अजय आकर आदित्य को रोकता है और वापस उसे घर लेकर जाता है, पर तभी आदित्य के डैड उसे कॉल करके मुंबई वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसे वहां जाकर करोड़ों की मीटिंग करनी थी। इसलिए आदित्य संजना को अपने साथ ले जाता है, पर जाने से पहले संजना प्रिया को प्रोफेसर के पास जाकर माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आदित्य ने प्रोफेसर को धो दिया था। फिर प्रिया प्रोफेसर के पास जाकर संजना के बदले माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वो खुद इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आदित्य उसे अपने साथ ले गया। इस पर अग्नि स्वरूप चिल्लाते हुए कहता है, निकल तो गए हैं पर वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकते जब तक वो आत्मा नहीं चाहेगी, फिर वो कुछ भी कर ले। वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइडिंग के कारण संजना और आदित्य को उनका रास्ता बंद मिलता है, जिस वजह से उन्हें लौटकर वापस घर आना पड़ता है। पर आदित्य का मीटिंग में जाना जरूरी होता है, इसलिए वो बाय प्लेन से जाने के बजाय कार ड्राइव करके जाने का डिसाइड करता है। पर कार का सफ़र लंबा होने की वजह से वो संजना को वहीं छोड़कर चला जाता है और वादा करता है मीटिंग खत्म होते ही वो वापस उसे लेने आएगा। संजना भी उसे जाने देती है। बाद में प्रिया उसे प्रोफेसर की कही हुई बातें बताती है और उसे इस घर को छोड़ देने के लिए कहती है, पर इस बार संजना उसकी बात नहीं मानती और घर में अकेले रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो इस बार जानना चाहती है कि क्या इस घर में सच में कोई भूत है या फिर सिर्फ वो जो स्लीपिंग पिल्स लेती है उसका असर है। आधी रात को प्रिया के जाने के बाद संजना अकेली टेबल पर बैठी होती है, तभी अचानक से घर के अंदर गेट बहुत तेज तेज से हिलने लगता है। ये देखने के लिए वो गेट खोलकर हॉल में जाती है। तभी बहुत तेज आंधी तूफान जैसी हवा चलने लगती है, सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही खुलने बंद होने लगते हैं और संजना के ऊपर झूमर से खून की बारिश हो जाती है। संजना डरते हुए किसी तरह घर से बाहर भागती है तो मिरर में उसे एक लड़की की भूतिया शक्ल देखने को मिलती है। ये देखकर संजना अपने ही घर से भाग जाती है।
सुबह उसकी आंख उसके घर के ग्राउंड में खुलती है तो वो प्रिया के साथ प्रोफेसर के पास जाती है, तो प्रोफेसर उन दोनों को साफ मना कर देता है हेल्प करने से, क्योंकि लास्ट टाइम आदित्य ने उसको बहुत पीटा था। पर जैसे ही संजना बताती है कि उसने उस भूत को देखा है और वो एक लड़की है, ये सुनकर प्रोफेसर के दिमाग में निशा वाला इंसिडेंट स्ट्राइक करता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों को निशा का फुटेज दिखाता है और कहता है जरूर निशा को जिस आत्मा ने पोजेस किया था वो वही आत्मा है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि निशा की तुरंत मौत के 2 घंटे बाद मुंबई में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। उस आत्मा का तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले हमें उस आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए प्रोफेसर दोनों को जंगल में ले जाता है और संजना को अकेले उस स्पॉट पर जाने के लिए कहता है जहाँ जहाँ पर निशा उस आत्मा से पोजेस हुई थी। वो संजना को अकेले इसलिए जाने के लिए कहता है क्योंकि वो आत्मा हमेशा संजना को अपने होने का एहसास करवाती है। इट मीन्स कि वो सिर्फ संजना को कुछ बताना चाहती है। प्रिया संजना को अकेले जाने से रोकती है, पर संजना को ये जानना था कि आखिर वो चुड़ैल उसके ही पीछे क्यों पड़ी हुई है, इसलिए वो प्रिया की बात ना मानकर अकेले ही उस जगह पर चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर से प्रोफेसर और प्रिया संजना को देख रहे थे, पर संजना के उस स्पॉट पे पहुंचते ही वहां चारों तरफ कोहरा छा जाता है, जिस वजह से उन दोनों को संजना दिखाई नहीं देती। और संजना कोशिश करती है उस भूत से बात करने की, क्यों उसे इतना परेशान किया हुआ है, जिसके जवाब में वो भूत संजना को उठा उठाकर पटकने लगती है। संजना की चीख सुनकर प्रोफेसर और प्रिया उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो वो भूत उनकी कार में पेड़ की डाली डालकर दोनों को कार में ही बंद कर देती है। दूसरी तरफ संजना को वो भूत उठाकर ऐसी जगह फेंक देती है जहाँ पर उसके हाथ में एक गन लगती है और तभी सब कुछ शांत हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग गन के ऑनर के बारे में पता लगाने के लिए एजेंसी में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि गन किसी रिटायर्ड कर्नल के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन तीनों को यही लगता है कि कर्नल ने किसी मासूम लड़की का फायदा उठाकर उस लड़की को बंदूक से मार दिया। अगले दिन वो तीनों कर्नल के घर जाते हैं, जहाँ संजना उस पर इल्जाम लगाती है और कहती है आज तुम्हारी वजह से उस लड़की की आत्मा ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। जिस पर कर्नल कहता है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। तो वो बताता है कि आज से 10 साल पहले मेरी एक मालिनी नाम की बेटी हुआ करती थी, जिसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर था। वो पागल खाने से भाग जाया करती थी। आखिरी बार जब वो भागी थी तो उसके साथ मेरी गन भी गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली और आज तुम्हारे आने से उसके मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। ये सुनकर तीनों वापस आ जाते हैं और सोचते हैं उसके बाप के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं चली कि उस लड़की को मारा किसने और वो संजना के पीछे ही क्यों पड़ी हुई है। तब प्रोफेसर एक किताब लाकर संजना को देता है और कहता है कि ये एक आखिरी रास्ता है और खतरनाक भी, क्योंकि इस किताब को संजना को अकेले आधी रात को पढ़ना होगा और उस चुड़ैल को बुलाना होगा ताकि वो उससे अपने सवाल पूछ सके। पर यह रास्ता बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर उस बुरी आत्मा ने वापस जाने से मना कर दिया तो संजना की जान भी जा सकती है। तब संजना हिम्मत करते हुए अकेले आधी रात को उस किताब के मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिस वजह से पहले बहुत तेज हवा चलने लगती है और कोई गेट को बहुत तेज तेज ठोकने लगता है। संजना ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी अचानक से गेट खुलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आदित्य घर वापस आ गया है, जिसे घर का गेट खुला हुआ मिलता है। और जब वो संजना को देखता है तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया था। वो बहुत बोल्ड लुक में थी और उसका बिहेवियर भी चेंज हो चुका था। अब वो शेरो शायरी करते हुए आदित्य से फ्लर्टिंग करने लगती है। संजना का ये अंदाज देखकर आदित्य पूरा हैरान परेशान हो गया था। संजना उसे बेड पर लेटाकर उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करती है और कहती है डरो मत, ये हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं और इस बार भी तुम्हारी वाइफ को पता नहीं चलेगा। तभी संजना के फेस में उसे भूतिया चेहरा दिखता है, तो वो संजना को डर के मारे धक्का दे देता है और कहता है तुम तो मर गई थी। तभी हम संजना की बॉडी से मालिनी की आत्मा को बाहर निकलते हुए देखते हैं और संजना होश में आकर आदित्य से पूछती है कौन थी वो और कौन मर गई थी। तब ना चाहते हुए भी आदित्य को मालिनी की पूरी कहानी बतानी पड़ती है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं ऊटी काम के सिलसिले से आया था तब बरसात की रात में एक लड़की जिसका नाम मालिनी था वो दरवाजे पर अपनी कार के साथ आई थी और पूछने पर बताती है कि वो अपना रास्ता भटक गई है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसलिए आदित्य ने सिर्फ उसकी मदद के लिए उसे एक रात रुकने के लिए घर में बुला लिया और बारिश की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे तो उसने उसे अपनी शर्ट पहनने को दे दी। पर मालिनी के अंदाज कुछ और ही थे। वो शायरी करते हुए आदित्य के साथ फ्लर्टिंग करती है। जैसे तैसे रोमांटिक शायरी करते हुए वो रात उसके घर में बिताती है
और सुबह होते ही आदित्य के लिए लेटर छोड़कर उसके घर से चली जाती है। आदित्य उसका लेटर को पढ़ता है तो उसमें सिर्फ रोमांटिक शायरी लिखी होती है। फिर जंगल के रास्ते में आदित्य को मालिनी की कार दिखती है। उसी वक्त जंगल के अंदर से वायलिन की आवाज आने लगती है। फिर आदित्य आवाज का पीछा करते हुए मालिनी के पास पहुंच जाता है। अब आदित्य पूरी तरीके से मालिनी की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। आदित्य को अपने इतना करीब देखकर मालिनी कहती है, मेरे इतने भी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पर अब आदित्य को भी किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसके दिमाग में बस हवस चल रही थी, इसलिए वो भी कह देता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों का हवस का नंगा नाच हर जगह चालू हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन अचानक से संजना का कॉल आ जाता है और वो आदित्य से पूछती है, जब से तुम ऊटी गए हो तब से तुमने कॉल करना ही बंद कर दिया है। इसकी वजह कोई और तो नहीं है तुम्हारे साथ? पर आदित्य मालिनी के सामने ही बेशर्मों की तरह कह देता है कि नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। कॉल कटने के बाद मालिनी आदित्य से कहती है कि संजना को सब कुछ बता दो हमारे रिश्ते के बारे में। पर आदित्य उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इस गुस्से में मालिनी संजना की घर में रखी हुई सारी फोटो जलाने लगती है। ये देखकर आदित्य को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो मालिनी से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। नेक्स्ट डे जब आदित्य ऑफिस से वापस घर आता है तो वो देखता है घर के केयरटेकर रोबोट का मालिनी ने सर फोड़ रखा है और जबरन उसके घर में घुसी हुई है। आदित्य उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है और उससे माफी मांगता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है और आगे वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो सब अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ उसकी एक गलती थी। पर मालिनी उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है, या तो तुम संजना को सब कुछ सच बता दो या फिर मैं खुद को गोली मार लूंगी। पर आदित्य संजना को कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, इसलिए मालिनी खुद को गोली मार लेती है। पर आदित्य अपना नाम ना खराब हो और पुलिस में ये मामला ना जाए, इसलिए वो और रोबोट मिलकर मालिनी की लाश को ऊटी के जंगलों में दफना देते हैं और उस गन को आदित्य उसी जंगल में फेंक देता है जहाँ से वो गन संजना को मिली थी। अब सब कुछ जानने के बाद संजना आदित्य से बहुत नाराज हो जाती है। आदित्य उससे माफ़ी मांगता है तो वो कहती है, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, और अपना सामान पैक करके प्रिया के पास चली जाती है। प्रिया संजना को सपोर्ट करती है कि तुमने सही किया आदित्य को छोड़कर, वो यही डिज़र्व करता है। पर प्रोफेसर अग्नि उसे ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है, तुमने सही नहीं किया आदित्य को छोड़कर। अब तक मालिनी आदित्य को कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तुम उसके साथ थी। तुम्हारी पत्नी धर्म की शक्ति के कारण वो अब तक उसके पास नहीं पहुंच पाई थी, पर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। यही तो मालिनी चाहती थी कि तुम सब कुछ जानकर आदित्य को अकेला छोड़ दो, जिससे आदित्य कमजोर हो जाए तो वो उसे मारकर अपने साथ ले जाए। ये बात सुनकर संजना आदित्य की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में संजना आदित्य के पास होती है और उसे वापस अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहती है, पर मुंबई जाकर संजना आदित्य के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। फिर वो आदित्य को अपने साथ कार में लेकर निकल जाती है, पर उनके जाते ही वहाँ संजना, प्रिया और प्रोफेसर आ जाते हैं। घर जाकर उन्हें पता चलता है कि मालिनी संजना का रूप लेकर आदित्य को अपने साथ ले गई। वहीं रास्ते में आदित्य कार ड्राइव करते हुए मालिनी को संजना समझकर माफ़ी मांगता है, पर जैसे ही मालिनी अपना फेस घुमाकर आदित्य को देखती है तो उसका भूतिया चेहरा देखकर आदित्य डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी कार खाई में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में आदित्य हॉस्पिटल में पड़ा होता है। डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है कि आदित्य की बचने की उम्मीद ना के बराबर है। संजना को समझ नहीं आता कि अब वो आदित्य को कैसे बचाएगी। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि अब एक ही तरीका बचा है मालिनी से आदित्य का पीछा छुड़वाने का, कि अब इन लोगों को मालिनी की डेड बॉडी को जलाना होगा, जिससे ये उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए संजना, प्रिया और प्रोफेसर उसी जंगल में जाते हैं एक नींबू लेकर, ताकि जहाँ भी ये नींबू पीले से लाल हो जाएगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि उसी जगह पर मालिनी की लाश दफन है। वो तीनों नींबू लेकर घूमने लगते हैं तो एक जगह जाकर नींबू लाल हो जाता है। फिर तीनों मिलकर जमीन खोदकर मालिनी की लाश को ढूंढ लेते हैं। तो प्रोफेसर गाड़ी से पेट्रोल लेने के लिए जाता है, पर तभी मालिनी की आत्मा प्रोफेसर पर करंट वाली बिजली के तार से हमला कर देती है। प्रोफेसर काफी बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बिजली के झटका देकर मार ही देती है। दूसरी तरफ संजना और प्रिया प्रोफेसर का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आता है और उन्हें पेट्रोल दे देता है, पर संजना और प्रिया के आगे बढ़ते ही हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर की बॉडी को मालिनी ने पोजेस किया हुआ है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर संजना को मारने जाता है, पर प्रिया संजना को बचा लेती है। प्रोफेसर प्रिया को मारकर बेहोश कर देता है।
संजना प्रोफेसर से छुपने लगती है, पर तभी उसे एक पेड़ पर रोबोट की लाश लटकती हुई मिलती है और प्रोफेसर भी संजना को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। संजना किसी तरह से बचते हुए कार में जाकर बैठती है, पर प्रोफेसर कार के ऊपर चढ़कर कार के छत से कुल्हाड़ी मारकर संजना पर हमला कर देता है। संजना कार स्टार्ट करके कार को एक पेड़ में ठोक देती है, जिस वजह से प्रोफेसर कार के सामने आकर गिर जाता है। संजना देर ना करते हुए प्रोफेसर के ऊपर ही कार चढ़ा देती है, एक पेड़ से दबा देती है, जिस वजह से प्रोफेसर की बॉडी काम करना छोड़ देती है। मौके का फायदा उठाते हुए संजना धीरे धीरे कार से पेट्रोल निकालने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वहीं प्रोफेसर को होश आ जाता है और वो पूरी कार को उठाकर फेंक देता है। संजना बचते हुए पेट्रोल को लेकर किसी तरह से भागकर मालिनी की लाश पर फैला देती है और प्रोफेसर उसके पीछे भाग ही रहा होता है। तब तक संजना ने मालिनी की लाश में आग लगा दिया था। प्रोफेसर उसे रोकने के चक्कर में मालिनी की लाश के ऊपर ही कूद जाता है। इस वजह से प्रोफेसर की बॉडी और मालिनी की आत्मा एक साथ ही जल जाती है और मालिनी को मुक्ति मिल जाती है। कुछ देर बाद संजना और प्रिया हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अब आदित्य भी खतरे से बाहर आ चुका है। इसके कुछ समय बाद दिखाते हैं कि संजना ने आदित्य को माफ कर दिया है और वो दोनों अब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप संजना की जगह होते तो आप क्या फैसला करते? क्या आप अपने पार्टनर को माफ कर पाते? कमेंट में ज़रूर बताना। आज से मैंने राज सीरीज स्टार्ट कर दी है, आगे इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।